4. वुल्ला। कहानी जितनी प्राचीन होती है उतना ही उसका वर्णन विषय सत्य के निकट लगता है। ये बात कश्मीर के वुल्ला झील के संबंध में सही उतरती है। वुल्ला, जो किसी समय एशिया के सबसे बड़े एवं गहरे झीलों में गिना जाता था, आज यही बिल्कुल सिकुड़कर रह गया है। मल जमा होने के कारण इसमें विषैली घास फूस उगाई है जो इसमें पलने वाली अन्य शीतल वनस्पतियों के लिए मारक प्रतीत हो रहे हैं। कलयुग में यह इस तरह की दूसरी घटना है जिसे आजकल प्राणी जूझ रहे हैं। किंतु कश्मीरी देवमाला के अनुसार बुल्ला पहले झील नहीं था। इसके स्थान पर एक बड़ा शहर बसा था। नाम था सदिमत नगर और इसका राजा संदिमान था। यहाँ कई लाख लोग बसते थे, किंतु दुर्भाग्य था कि यहाँ के लोगों के नस नस में बदकारी, झूठ और फरेब घर कर गई थी। इनमें ये प्रक्रिया इतनी हद तक बढ़ गई थी कि एक दिन बाप अपनी ही बेटी को पत्नी मानकर उसको बाहुपाश में करने लगा। ये देखकर उसका जम्हाई राजा के पास जाकर फरियाद करके न्याय मांगने लगा, किंतु उल्टे उसको फांसी की सजा सुनाई गई। तमस की इस नगरी में सच्चे दिल से भगवान को मानने वाला एक कुम्हार भी रहता था। एक दिन उसने स्वप्न में एक वृद्ध को देखा जिसने उसको सलाह देकर कहा कि यहाँ के सब लोगों को भागने के लिए कह दे क्योंकि जोरदार चक्रवात आने वाला है। कुम्हार ने सारे नगर में ढिंढोरा पीटा किंतु किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर बार बार यह क्रम चलता रहा। अंत में जब वह विफल रहा तो वृद्ध एक बार फिर स्वप्न में आ गए और अपने सपरिवार बचने के लिए पास वाली पहाड़ी की टिकरी पर चढ़ने का मशवरा दिया। ज्यों ही उसने ऐसा किया तो पीछे से सारा नगर जलमग्न हो गया था और यही नगर आजकल बुल्ला कहलाता है। कश्मीर के अतीत की यही कहानी पढ़ रहा था कि मुझे स्वर्गवासी नाथ जी की याद आई। कितना दूरदर्शी था वह और कितना दम था उसकी बातों का। वह अपने विचार प्रतीकात्मक तरीके से प्रकट करते थे। जो कहते थे उसमें एकदम सच्चाई होती थी। वस्तुतः उसने दुनिया देखी थी और समय के हालात को देखकर वह एकदम ज्योतिष लड़ाते थे। मगर मैं उसकी सभी बातें मजाक में लेता था। आज मुझे लगता है कि उसकी नज़र कितनी दूर थी। लड़कपन का मित्र था मेरा, इसलिए मेरे पास आता था। उसके साथ बात बात में बातों का उलझाव इतना बढ़ जाता था कि सुलझने का नाम ही न लेता था। वह जो कहता था मेरे गले नहीं उतरता था, किंतु आज मुझे लगता है कि वो कितना सही था। उसकी बातों में कितना दम था। शायद वह वास्तविकता का संकेत करने के बाद दुनिया को छोड़कर चले गए। काश इस समय वह जीवित होते तो अपनी आंखों से देखते कि क्या हो रहा है हमारे कश्मीर में। वह बात बात में बुल्ला शब्द का प्रयोग करता था, इसलिए मुझे उसके साथ चिढ़ थी। किंतु वह अपनी बात पर अड़े रहकर कहते ये घाटी बुल्ला में बदल जाएगी। मुझे यही लगता है। क्या कहते हो? सब खाते पीते और अपने काम में व्यस्त हैं और आप यह अपशकुन। मेरा उत्तर था तुमको उस वक्त महसूस होगा जब सिर के ऊपर से पानी बहेगा। उस समय मैं जीवित होऊंगा कह नहीं सकता। हाँ, मेरे निधन के बाद तुमको मेरी ये बातें याद आएंगी, उसके स्पष्ट शब्द। नहीं तो होगा क्या? मेरी समझ में क्यों नहीं आता? मैंने पूछा। मैंने कहा ना, कश्मीर को वुल्ला में बदलना है। इसके बाद लोग यहाँ से भाग जाएंगे। किसी की समझ में नहीं आएगा कि यह क्या हो गया। उसका सविस्तार उत्तर भाग जाएंगे। ये सुनकर मेरा आश्चर्य कुछ पल ठहरकर मैंने पूछ ही लिया, भाग जाएंगे तो कहाँ? मुझे क्या पता कि कौन किस दिशा की ओर भाग जाएगा। अलबत्ता इतना तो जरूर है कि लोग मटरदानों की तरह बिखर जाएंगे। उसके स्पष्ट शब्द। कुछ समझ में नहीं आता कि आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, अब भी समझे नहीं? एक बात पूछें? उसने कहा, क्या? मेरा उत्तर, इस मकान में कितने बदे रहते हैं? उसने पूछा, ये भी पूछने की बात है। इस बारे में आप स्वयं जानते हैं। मेरे अतिरिक्त 2 बेटे हैं, सब अलग अलग ही सही, मगर रहते तो ये इसी मकान में हैं। मेरा स्पष्ट उत्तर। इस समय इस तरह के कई उदाहरण हैं, किंतु जब घाटी को बुल्ला जलमग्न करेगा तो कहाँ बाप और कहाँ बेटा? ये तो पहेली बनकर रहेगी। उसने देसे रहस्य खोला। इस वक्त मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। बहुत गुस्सा आया उस पर।
उसके साथ बात नहीं करना चाहता था, किंतु अंत में मैंने पूछ ही लिया, तो क्या मुझे अपने औलाद छोड़ देंगे? मेरे कहने का कतई यह मतलब नहीं। अलबत्ता वह आदमी भाग्यवान होगा जो उस समय अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी औलाद के साथ रहता हो। अलबत्ता ये सत्य है कि बाप को बेटे का पता न होगा, पत्नी को न पति का। सगे संबंधी शादी ब्याह या शोक पर एक दूसरे से मिलेंगे और पड़ोसियों का पता ही न चलेगा कि कौन कहाँ है। उसका सविस्तार उत्तर उस तरह कहते हो कि जैसे भूकंप आने वाला है। मैंने यूं ही कहा, भूकंप आने वाला नहीं, वह तो इस समय आ रहा है। शंकराचार्य पहाड़ी से लावा निकल रहा है, समझे? उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने उसकी ओर एक बार फिर ध्यान से देखा, फिर अपने आप से सोचने लगा कि यह सच कहता है कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं। सच ही शंकराचार्य पहाड़ी से लावा निकल रहा है। ये तो अब फटने वाला है। यदि फटेगा भी नहीं, किंतु लावा निकलने से यह अंदर से ही खोखला होता जा रहा है। फिर भी मैंने बात को काटकर अंत में पूछ ही लिया, नहीं तो क्या प्रतिकूल होने वाला है? यह क्या पूछने वाली बात है? ये तो साफ हमारी संस्कृति से दिखता है। उसका उत्तर। संस्कृति? मेरी उत्सुकता। हाँ, हम संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जब घाटी वुल्ला में बदल जाएगी तो इसका नाम व निशान नहीं रहेगा। उसका उत्तर था। वह कैसे? मैंने पूछा। इस समय यदि कश्मीरी में बात करते हो, उस समय आपको किसी भी भाषा में बात नहीं करनी आएगी। न यहाँ के रहोगे, न ही वहाँ के, बीच में उलझते रहोगे। उसने कहा, मैं आज भी कश्मीरी हूँ, आगे भी रहूँगा। मेरे स्पष्ट शब्द। मगर नई पीढ़ी का क्या सोचा? भाषा को छोड़िए, उनका या अपने तीज त्योहार, रहन सहन, रस्म रिवाज और अपने खास विक्रमी कैलेंडर का याद रहेगा। जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तब लोग झूठे हाव भाव व शान शौकत के कायल रहते हैं। वे तो जरूर रंगदार कपड़े पहनते हैं, किंतु अंदर से उनकी राम कहानी राम ही जानता है। उसने एकदम भाषण झाड़ा। आज तक इन चीजों पर आंच नहीं आई है। मैंने कहा, किंतु वो उस समय संभव हो पाया जब कोई समुदाय एक ही स्थान पर टिकी रही। जब इसके सदस्य बिखर जाए तो ऐसी चीजें कहीं रह जाएगी। उसके शब्द। मुझे गुस्सा आया उसकी इन बातों को सुनकर। कहा, आजकल द्रुत गति का जमाना है। इंसान कहीं भी और कम समय में दुनिया की सैर कर सकेगा। मैंने कहा। वह कुछ पल के लिए मौन रहा। इसके बाद कहने लगा, द्रुत गति जमाना हर समय था। यहाँ पहले लोग दरिया के तट पर रहते थे, इसके बाद गुफाओं में रहने लगे। समय आने पर दरों से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़ने लगे। इस तरह से उसने अपने मूल गाड़ दिए और उनको काटे नहीं। उसके स्पष्ट शब्द। तो इस समय उसने अपने कौन से मूल काट दिए हैं? वह तो अब भी उसी तरह बरकरार हैं। हाँ, इतना तो जरूर है कि समय के साथ उसके रहन सहन में फर्क आया है। मेरा उत्तर। मुझे पाठ पढ़ाते हो, याद रख, यहाँ तुम्हारे मूल कब के कट गए हैं। बल्कि मैं इतना भी कहूँगा कि तुम्हारे सिर पर वुल्ला का पानी कब का बहता है, मगर तुमको महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तो अपनी संस्कृति से ऐसा ही दिख रहा है। उसने एक बार फिर समझाते हुए कहा। आज तो उसको संस्कृति और वुल्ला का शब्द जुबान पर है। यह उसको क्या हो गया है? फिर भी मैंने टोकते हुए कहा, हम जो थे वही होंगे और आगे भी वही होते रहेंगे। बिल्कुल गलत है। तुम अपने कैलेंडर पर नहीं चलते। यदि तुम चलते हो तो तुम्हारे बेटे नहीं चलेंगे, और अगर कोई इसका नाम लेता भी है मगर उसके बच्चे इसको पूरी तरह भूल जाएंगे। इसे साफ लगता है कि वुल्ला हमारे सिर के ऊपर बह रहा है और आजकल ये हमारे हर घर की घिसी पिटी कहानी है। उसने एक बार फिर भाषण झाड़ा। रामजी की मृत्यु हो गई श्रीनगर में पलायन से पहले। जो उसने कहा था वह सब वास्तविक है। इस समय सबों के सिर के ऊपर वुल्ला बह गया है। हमारी समुदाय के सदस्य मटर के दानों की तरह बिखर गए हैं। इस संबंध में अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। पलायन के बाद यहाँ बड़ा लड़का किराया मकान में बसने लगा। भगवान के हवाले उसके 3 बेटे हैं। पहला जमशेदपुर में है, दूसरा जयपुर में और तीसरा लॉस एंजल्स में। यहाँ अब दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं।
मेरी भी अलग कमरा लेने की नौबत आती, किंतु मेरे दूसरे लड़के का गृहस्थ बड़ा नहीं है। उसका केवल एक लड़का है और वह भी छोटा, इसलिए मैं उसी के पास एडजस्ट हो सका। अभी तक मेरे जीने का यही क्रम जारी है। आगे क्या होगा ये किसको पता। आगे का हाल भगवान ही जानता है। सोच के बियाबानों में भटकना है या नर्म हरियाली पर चलना है। वैसे मुझे यहाँ हर तरह की सुविधा मयस्सर है, मगर मेरे कमरे में कोई ठहरता ही नहीं। बात करूं तो किससे? सुबह से शाम तक सब गायब रहते हैं। यहाँ सबों का मिजाज बदल गया है। इस समय भी यहाँ कोई नहीं टिकता। मैं ही इस कमरे में अकेला बैठा हूँ। मगर इस वक्त ये छत से दमाली क्यों हो रही है? बात तो कुछ जरूर है। लगता है कि इस पर कोई उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ वह कहें और हंसी गाना हो रहा है। बच्चों का हंसी मजाक हो रहा है। ये तो मेरे छोटे की कारस्तानी लगती है। पता नहीं आज क्या गुल खिलाए हैं छत पर। इस तरह बच्चों का जमावड़ा इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता। हम तो किराया मकान में बैठे हैं, अपना मकान तो थोड़ा है। इस तरह से छत पर दमाली करने से यदि मकान की थोड़ी सी क्षति पहुंच जाएगी तो मकान मालिक क्या हमें छोड़ेगा? मुझे तो किसी की चिंता नहीं। चिंता यदि है तो अपनी। उस समय ये इधर उधर एडजस्ट कर पाएंगे, मगर मैं जाऊं तो कहाँ? सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि यहाँ छत पर यह हंसी मजाक की महफिल क्यों हो रही है। पता होती भी कैसे? इन बातों का पता पत्नी से लग सकता है। मगर भाग्य की विडंबना देखिए, उसकी मृत्यु श्रीनगर में बम विस्फोट से हुई। नाथ जी कितना बुद्धिमान था, इन बातों की तह तक वह उस समय गया था। उसी ने अच्छा किया कि समय पर ये दुनिया छोड़कर चले गए, नहीं तो इस समय मेरी तरह धक्के खाता। चलिए, ऐसा सोचने से कोई लाभ नहीं। वह जो इस दुनिया में करने आया है वह करता है। मैं तो यही सोच रहा था कि उस पर से हंसी मजाक, बच्चों का शोर और सबसे बढ़कर दमाली करने की अनुगूंज होने लगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। बीच में एक स्वर में सुनाई दिया और वह भी जोर से, मर गया, मर गया। मगर मरा कौन? इन्होंने मेरी टिकट तो नहीं काटी है मुझे धमकाने के लिए, मगर मैं मरा नहीं हूँ। अभी तो मैं जीवित हूँ। शायद ये चाहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए बड़े लड़के के पास विश्राम करूं। मैं उसके पास जाता मगर वह पूछता ही नहीं। उसको मेरी जरूरत नहीं, मैं क्यों उसके घर में अपने आप को बिकूं? इस समय इनको यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि अभी मैं जीवित हूँ। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद इनको इस तरह का उत्सव मनाना चाहिए। इस समय मैं स्वस्थ हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। मेरी सांसें चलती हैं और न जाने कब तक चलती रहेंगी। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मृत्यु मेरे बस में नहीं है। इसी के साथ उसने एक बार फिर मर गया सुना। उसको ये सब अच्छा नहीं लगा। एक बार फिर उसने आपसे सोचा कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मुझे तो अपना अस्तित्व इनके सामने प्रकट करना ही चाहिए। क्यों न मैं छोटे को बुलाऊं? मेरा सोच इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसी से मेरा अस्तित्व सबों के सामने उजागर हो जाएगा। उसने छोटे को बुलाया, एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर बार-बार। मगर ऊपर से कोई आवाज नहीं आती थी, जैसे कोई सुनता ही नहीं था। अंत में ऊपर से पत्नी पति से बोली, लो बाप बुला रहे हैं। पति ने गुस्से में कहा, क्या चाहिए इसको? मुझे क्या पता, तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। पत्नी का उत्तर, इस वक्त मैं उसके पास नहीं जा सकूंगा। यहाँ तो इतने मेहमान आ गए हैं, इनको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? पति ने कहा, तो क्या मैं ही जा सकती हूँ? फिर पत्नी का सपाट उत्तर, कौन उसके पास जाएगा? पति ने पूछा, मुझे क्या पता, बाप तो तुम्हारा है। पत्नी का एक बार फिर सपाट उत्तर। इसी के साथ बुलावे की शेर जैसी चिंगाड़ एक बार फिर सुनाई दी। पति ने पत्नी से कहा, क्यों न हम बिट्टू को ही इसके पास भेजेंगे? नहीं, इस समय मैं इसको उसके पास नहीं जाने दूंगी। इसको नए कपड़ों में देखकर वह भड़क जाएंगे। वो जरूर सोचेंगे कि ऊपर कोई वाजवान चल रहा है। पत्नी ने कहा, ये सच है, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा। पति ने कहा। ये कहते ही बेटे ने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश किया। मैंने गला थोड़ा सा साफ करके उसे पूछा, अरे
मेरा गला भी अब सूख गया। अब कोई जवाब ही नहीं देता। आपको क्या चाहिए? आप क्यों इतनी ऊंची आवाज में बुलाकर सबों को परेशान करते हैं? बेटे ने गुस्से में कहा। अरे मुझे बता कि यह कौन मर गया है? छत पर यह किसकी अंत्येष्टि की जा रही है? मैंने कहा। हाँ मर गया, बेटे ने हंसी में कहा। हाँ मर गया तो कौन? मेरी उत्सुकता। केक, बेटे ने कहा। केक मरता नहीं, बल्कि इसको काटा जाता है। मेरे स्पष्ट शब्द। ऐसा ही समझिए पिताजी, आज केक जरूरी काटना था, बेटे ने कहा। क्यों? किस खुशी में? मैंने पूछा। आज बिट्टू का जन्मदिन था। बर्थडे, इसलिए, बेटे ने साफ साफ कहा। बर्थडे? तुम तो पागल नहीं हो गए हो? अभी तो उसका बर्थडे मनाने तक 10 दिन है। मैं तो रोज सुबह पंचांग देखता हूँ, मैंने उसको समझाते हुए कहा। आज उसका अंग्रेजी जन्मदिन है, आज ही के दिन वह पैदा हुए हैं। बेटे ने कहा। मैं मानता हूँ कि वह आज ही के दिन पैदा हुए हैं, मगर हमारी समुदाय का एक अलग कैलेंडर है, हम इसी के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं। केक काटने का रिवाज हम में नहीं है, समझे? मेरा उत्तर। वह दिन भी मनाएंगे अपने कैलेंडर के अनुसार, मगर सोचने की बात है कि बिट्टू की जन्म तिथि भी अंग्रेजी में है, स्कूल में दर्ज होने की तिथि भी अंग्रेजी में है, उसके प्रमाण पत्रों पर भी अंग्रेजी तिथि लिखा है। यदि हम उसका जन्मदिन अंग्रेजी तिथि के अनुसार मनाते हैं तो उसमें कौन सी आपत्ति? बेटे ने सविस्तार कहा। ठीक है, तुम्हारा लड़का अंग्रेज बन गया है, मगर उसने अंग्रेज की कोख से जन्म नहीं लिया है। हम इस धरती पर 2500 वर्ष पुराने आदमी हैं। वस्तुतः हमारी एक अलग संस्कृति है और उस पर अमल करना हमारा धर्म है, मैंने समझाते हुए कहा। बेटे ने यह बात अनसुनी कर दी। कमरे से बाहर निकलते समय उसने कहा कि यह वाद विवाद का विषय है। फिलहाल मैं आपके लिए 2 केक पीस और चाय का 1 कप भेज दूंगा। आपको भी पता होना चाहिए कि आज बिट्टू का जन्मदिन है। वह चला गया। इसी समय मुझे नाथ जी की बात याद आई। कितना बुद्धिमान था वह। बात बात में कहता था कि शंकराचार्य पर्वत फट जाएगा, लावा बाहर निकलेगा और हमारी 2500 वर्ष प्राचीन संस्कृति अपने ही लोग भूल जाएंगे। सिर से पानी बहेगा और घाटी बुल्ला में बदल जाएगी।